नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात आज यूसीसी की। विधि आयोग ने यूसीसी पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित किए जाने की समय सीमा 28 जुलाई तय कर दी है, यानी कि बढ़ गई है ये डेट। हालांकि यूसीसी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के सहयोगी दल इसके विरोध में आ रहे हैं। अब तमिलनाडु के पीएमके ने भी यूसीसी को विकास के खिलाफ बताया है। पीएमके के खिलाफ पीएमके के पहले भी कई अन्य दल यूसीसी को संविधान विरोध बता चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया में इस्लामिक एजुकेशन के लिए मशहूर दारुल उलूम देवबंद ने विधि आयोग को एक पत्र लिखकर यूसीसी पर ऐतराज जताया है। दारुल उलूम के नायब मोहतमीम मौलाना अब्दुल खालिद मद्रासी की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत जैसे विभिन्न संस्कृतियों वाले मुल्क में यूसीसी अव्यवस्था और सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है। अब कैसे, ये पता नहीं। इसीलिए देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन यूसीसी को लेकर अभी लागू नहीं हुआ। इसको लेकर रायशुमारी नहीं बनी, अभी इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बावजूद इसके कई दल ऐसे हैं जो इस्लाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो तमाम ऐसे मौलाना इस बात का विरोध करने पर उतर आए हैं, और कई ऐसे दल। और ये भी एक बात कही जा रही है कि यूसीसी समाज के लिए घातक है या नुकसानदायक है या अव्यवस्था फैलाने वाले हैं। कई लोग समय को लेकर भी आपत्ति जता रहे हैं कि ये समय 2024 से पहले यूसीसी का जिक्र आखिर क्यों। समय पर भी आपत्तियां यहाँ पर उठाई जा रही हैं, जताई जा रही हैं, और लेकिन यूसीसी से नुकसान क्या होगा ये समझ में नहीं आता, और किस एक दल विशेष को नुकसान होगा ये भी समझ में नहीं आता। आगे बताएंगे, क्योंकि दर्शकों के लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि यूसीसी आखिर है क्या और इससे क्या कुछ फायदे होंगे, क्या कुछ नुकसान होंगे। साथ ही अगर भारतीय नागरिकों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार मिले हैं हर एक भारतीय नागरिक को। राष्ट्रहित के लिए देखा जाए तो इस बात का समर्थन करना चाहिए कि एक देश, एक कानून, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, और अगर एक कानून बनता है तो आपत्ति कैसी होगी। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूसीसी का विरोध, विधि आयोग के नाम दारुल उलूम का पत्र। नायब मोहतमीम मौलाना अब्दुल खालिद मद्रासी ने लिखा पत्र। भारत की सांस्कृतिक विविधता का दिया हवाला। भारत में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं। यूसीसी अव्यवस्था और सामाजिक अशांति का बनेगा कारण। भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। इसमें यूसीसी अव्यवस्था और सामाजिक अशांति का कारण बनेगा। भारत में यूसीसी की कोई जरूरत भी नहीं है। यह संविधान के खिलाफ है। इसको लागू करने का इरादा तर्क के साथ करना चाहिए। यह पत्र विधि आयोग को दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमीम मौलाना अब्दुल खालिद मद्रासी ने लिखा है। उन्होंने कहा, यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध है। आपको बता दें कि इससे पूर्व जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे बड़े मुस्लिम संगठन भी विधि आयोग में अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। विधि आयोग को भेजे गए पत्र में दारुल उलूम देवबंद की सेवाओं और आजादी में दिए गए उसके योगदान का हवाला दिया गया है। साथ ही कहा है, हमारा मानना है कि भारत में सभी समुदायों के लिए एक यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। यूसीसी को लागू करने का मतलब यह होगा कि सभी व्यक्तिगत धार्मिक नियमों को दूर रखा जाए। विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाला एक समान कानून होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ होगा। दारुल उलूम के नायब मोहतमीम मौलाना अब्दुल खालिद मद्रासी ने समान नागरिक संहिता के संबंध में विधि आयोग को लिखे पत्र में कहा कि देश में जबरन समान नागरिक संहिता लागू करने से सामाजिक ताने बाने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए हम यूसीसी का विरोध करते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से देश भर में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को लेकर मुस्लिम समाज से विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी यूसीसी पर कड़ा ऐतराज जताया था। मुस्लिम धार्मिक उलमा और संगठन विधि आयोग को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के विरोध में लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखा जाए तो विधि आयोग को पत्र लिखने के संबंध में एक मुहिम सी चल पड़ी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो विधि आयोग को एक पत्र लिखा गया है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से और ये कहा गया है कि ये यूसीसी भारतीय संविधान में से लागू करना ये धार्मिक और कई तरीके की आज़ादियों को प्रभावित करेगा। अब कैसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर गोवा समेत कई जगहों पर जहां जहां यूसीसी लागू है वहां पर कौन से इस्लाम को फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है ये समझ नहीं आता। और यूसीसी का क्या कुछ साइड इफेक्ट सामाजिक ताने बाने में इसका असर देखने को मिलेगा कैसे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी एक तबका ऐसा है जो इस बात को भी नहीं जानता कि आखिर यूसीसी है क्या। और बावजूद इसके कई सारे जो दल हैं, चाहे वो राजनीतिक, क्योंकि इस मसले को लेकर राजनीति भी चरम पर हो रही है, राजनीतिक पार्टियों का जिक्र करें तो मुझे लगता है वो भी इस बात का कई राजनीतिक पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। देखा जाए तो सबसे पहले इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि यूसीसी है क्या, क्योंकि सबसे पहले ये जानना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो जाता है। समान नागरिक संहिता यानी देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक संप्रदाय के लोग या अलग अलग धर्मों के लिए, यानी देश के प्रत्येक नागरिक और समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए एक समान कानून। इसमें कौन सी दिक्कत है और आखिर आपत्ति किस बात की है, इसी बात को लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे जी हैं, सपा नेता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमिला मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महंत पगला दास जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अली आरिफ जी हैं, प्रवक्ता हैं मुस्लिम लीग के, इस्लाम से जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये खास मेहमान, और आज जानेंगे कि आखिर मुझे लगता है अभी खतरे की बात तो कहीं है ही नहीं। अभी तो कानून के बनाने के लिए राय मांगी गई है, सब लोगों को राय देनी चाहिए। और जहाँ तक बात है इसमें महिलाओं के अधिकारों की, माओ बहनों के अधिकारों के लिए ज्यादा काम होगा, उनको ताकत मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा। और जहाँ तक धर्म की, नमाज की या रोजों की बात है या हमारे और काम है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना कोई दाढ़ी रखने के लिए, ना टोपी लगाने के लिए, ना मस्जिद जाने के लिए, मस्जिद लगाने के लिए कोई कानून ऐसा नहीं आएगा कि उससे किसी को नुकसान हो। लेकिन जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं उनको अभी ड्राफ्ट आने तक कम से कम अपनी राय देने तक ही सीमित रहना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब इसे यूसीसी को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और मुझे लगता है यूसीसी को थोड़ा सा समझाने की भी जरूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम बातों का जिक्र करने के लिए, ये स्थिति स्पष्ट करने के लिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। यूसीसी से किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है, एक समानता देखने को मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता यूसीसी से कोई आपत्ति होने वाली है। और इसे एक शरीयत का हवाला देकर एक बरगलाने की और इस तरीके का माहौल बनाना बंद किया जाए, वो चाहे किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष हो। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी, मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा, ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी, और मैं करूँ भी क्या? उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है। और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा, पापा, गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। वाओ, फोन! पापा, ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी, ये 0 बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया है? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को 0 बिजली बिल का लाभ मिला। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारी खास पेशकश राजकाज में देखिए नॉट टायर्ड नेवर रिटायर्ड, आज रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कहना चाह रहा हूं कि ये जो मुस्लिम तबके की तरफ से जी या मुस्लिम इदारे की तरफ से अगर विरोध कोई चीज सामने आता है तो उसको उतना ज्यादा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और ऐसा लगता है कि साहब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही इस पर इसका विरोध कर रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, आपके हिसाब से हर वर्ग, हर एक व्यक्ति, हर वर्ग और हर संप्रदाय को दिक्कत है यूसीसी से? ऑफ कोर्स सामने है। क्या सिख भाइयों ने अपनी रजामंदी दे दी? ईसाई भाइयों ने अपनी रजामंदी दे दी? ट्राइबल्स ने अपनी रजामंदी दे दी? झारखंड वगैरह वगैरह सब जगह से विरोध पैदा हो रहा है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सबसे बड़ा मतलब देश की समस्या मुसलमान है। देश में और कोई समस्या नहीं है, देश की समस्या सिर्फ मुसलमान है। इस अंदाज में पेश किया हमारे साथ अगर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े होते तो हम जरूर इस बात का जवाब उनसे लेते, लेकिन हमारे साथ अभी इस वक्त विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता। आपका रुख कर लेते हैं। आप अगर यूसीसी का जिक्र करें, विवेक जी आपका रुख करेंगे, समानता के दायरे में आने से हर एक वर्ग को आपत्ति किस बात की, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें राजनीतिकरण अब होने लगा है। ऐसा नहीं है अभी जैसा कि ये मौलाना जी कह रहे थे, अली आरिफ जी, हालांकि ये दलीलें भी सामने आई हैं कि कहीं पर सिया वजीर नहीं बनाया गया, केंद्र में कोई मंत्री नहीं बनाया गया, अगर यूपी को छोड़कर हम बात करें तो क्या राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए, इसलिए यूसीसी पर हंगामा छिड़ा हुआ है? देखिए, पूरे मंच को पहले तो मैं प्रणाम और अनुमोदन समर्पित करता हूं। हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक गुरु हमारे उपस्थित हैं उनको विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं और सावन माह की सभी को शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी, यूसीसी पे जब भी बात होती है तो मुझे लगता है यूसीसी को लागू करने की मंशा और नीयत जो है सरकार की, अगर वो है तो उसका ड्राफ्ट पहले मुझे लगता है सामने आना चाहिए।
ड्राफ्ट के ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा में क्या संशोधन होने हैं या क्या महत्वपूर्ण तथ्यों को उसमें शामिल करना है, उस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज यूसीसी की बात आप किस आधार पे कर रहे हैं, एक 356 अनुच्छेद 356 जो कि आपको विधायी शक्ति का एक आधार देता है राष्ट्रपति शासन लागू करने का। अगर यूसीसी इतना आसान है और यूसीसी के मामले में आप इतने संवेदनशील हैं, तो मणिपुर जल रहा है, वहां अनुच्छेद 356 का प्रयोग, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है? पहला सवाल है मेरा। अगर यूसीसी के दायरे में आप पूरे भारत एक जो संविधान के दायरे में आप बात करते हैं, भारत एक राष्ट्र के हिसाब के रूप में, तो मुझे लगता है मणिपुर चल रहा है और मणिपुर पे लोग बात नहीं करना चाहते। क्या कारण है कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लागू करते हुए केंद्र पूरे नियंत्रण को अपने हाथ में, पूरे नियंत्रण की स्थिति अपने हाथ में, यूसीसी के विरोध में आप सवाल भी है हैं, जो कि मुझे लगता है अभी तक नहीं। अब ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए वो हमारे देश के नागरिक है, वहां लगातार हिंसाएं हो रही हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बोडोलैंड पे जो पूर्व में भाजपा ने 101 पूर्व उग्रवादियों को भाजपा ज्वाइन करवाई है, ये उनका काम नहीं, इसकी भी सुरक्षा संस्थाओं को जांच करने की आवश्यकता है। भाई वहां लगातार जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आप यूसीसी की बात भी कैसे कर सकते हैं? अगर यूसीसी की बात आप कर रहे हैं तो मणिपुर इस देश का हिस्सा है जो जल रहा है, पहले उस पर बात होगी। दूसरी बात पे आऊंगा, जब आप यूसीसी की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, तो गोवा में जो कि पुर्तगाल के समय का शासन लागू है, जो एक्ट लागू है दमन दीव में, गोवा में, उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। कई ऐसे मुझे लगता है कि भूभाग हैं जहां पे कि पुर्तगाली कानून चल रहे हैं, अंग्रेजों का 1861 जो देशी कानून नहीं है, पुलिस कानून नहीं है, जो कि पूरे देश में, लेकिन 1861 का पुलिस कानून है, उसको हटाने की आवश्यकता है। यूसीसी की ड्राफ्टिंग केवल और केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए नहीं होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं समान नागरिक संहिता की, समान भावना की, समान उद्देश्य की, समान समरूपता की, तो मुझे लगता है कि आईपीसी सीआरपीसी के जो अंग्रेजी लचर कानून है, उनको जब तक आप संशोधित नहीं करेंगे, यूसीसी पे तो बात ही नहीं हो सकती है। चलो, हालांकि भेदभाव या पक्षपात को खत्म करने के लिहाज से इसे देखा गया है, क्योंकि अगर संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान जो है उसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। तो इसे इस तरीके से कैसे डिवाइड किया जा सकता है, ये समझ नहीं आता। हमारे साथ महामंडलेश्वर भी जुड़े हुए हैं, जरा जान लेते हैं कि आप इस कानून के पक्ष में हैं। हालांकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, एक रायशुमारी बाकी है, अभी लागू भी नहीं हुआ, लेकिन हंगामा छिड़ गया है। आप यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। महंत जी, आपसे हमारा सवाल है। जय सिया राम जी, सभी को जय जय सीताराम। आपने समान नागरिक संहिता कानून के विषय में बात कर रहे हैं जी। किसी भी देश में, जिस देश में व्यक्ति रहे तो उसमें सबके लिए अलग अलग कानून बने, अलग अलग व्यवस्था हो, ये अच्छी बात नहीं है। सबके लिए कानून एक होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए कोई अलग कानून हो, उनके लिए कोई अलग हो, उनके लिए कोई अलग हो, उनके लिए कोई अलग हो। कोई भी हो, देश का कानून सर्वोपरि है, देश का न्यायालय सर्वोपरि है, देश की व्यवस्था सर्वोपरि है। और पहले देश रहेगा तब हम रहेंगे। पहले हमारे देश, हम अगर अपने देश के कानून को मानने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने देश का विरोध कर रहे हैं। कानून का विरोध करना देश का विरोध करना है। और समान अधिकार सबको चाहिए। अलग अलग अपने अपने तंत्र को चलाने के लिए चाहे कोई भी हो, हम किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हम अपने अपने तंत्र को चलाएंगे तो देश कैसे चल सकता है। देश तो एक कानून से चलेगा। देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, एक ही राष्ट्रपति हो सकता है। ये थोड़ा कि सब राष्ट्रपति हो जाए, सब प्रधानमंत्री हो जाए, सब कानून बना लेंगे। इसलिए देश में समान नागरिक संहिता जो लागू हो रही है,
मेरे विचार से बिल्कुल ठीक है और ये सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है और देश में जो कानून बनेगा वो सबके लिए है। बिल्कुल आपके पास वापस लौटते हैं, दर्शकों की राय भी साझा कर लेते हैं। यहाँ पर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है यूसीसी को लेकर। हमारे साथ सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहता हूँ कि जो यूसीसी का कानून व्यवस्था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, हाँ, तो इस पे मतलब जब सब हिंदू समाज नहीं इसका विरोध कर रहा है तो मुस्लिम समाज के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? जब माननीय प्रधानमंत्री सबको सुविधाएं दे रहे हैं, उनको सुविधा देने के लिए हर समाज के लोग आगे आगे जाकर उसका फायदा उठाते हैं, तो आज उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जब हिंदू नहीं विरोध कर रहा तो मुस्लिम समाज के लोग विरोध क्यों कर रहे हो? तो हिंदू को भी हालांकि ऐसा नहीं है यूसीसी को लेकर। हालांकि जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली आरिफ जी, उनका ये कहना है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही इस बात का विरोध नहीं कर रहा है, जैन भी हैं और ईसाई भी हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक मुस्लिम समुदाय ही इस बात का विरोध कर रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यूसीसी अभी लागू नहीं हुआ है। नरेंद्र अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं नरेंद्र जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, तो अपनी राय साझा कीजिए नरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आपको। यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है? राय अच्छी है मैडम, यूसीसी लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, आप इस बात का समर्थन करते हैं? जी जी। यूसीसी से क्या कुछ फायदे होने वाले हैं ये आपको बखूबी पता है? जी जी, कॉमन सिविल कोड हो जाएगा और क्या नाम है, सबको सम्मान। चलिए, एक समान, एक जैसा कानून, एक देश एक कानून, इस आधार पर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि हम उसे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। यूसीसी को लेकर जिस तरीके से हंगामा छिड़ा हुआ है, या एक वर्ग ऐसा है, या ये कहें कि कई वर्ग ऐसे, कई दल ऐसे हैं जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, और किस बात को लेकर, किस आधार पर ये दिक्कत होने वाली है यूसीसी से, ये समझ नहीं आता। इसी को लेकर हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। यूसीसी की आलोचना करने वालों का ये कहना है कि यूसीसी को थोपने का, इस कानून को थोपने का काम किया जा रहा है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है ये। तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं निकलकर भी सामने आ रही हैं और इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। नीतू सिंह जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका, मुंबई से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। हाँ, ये पहला स्टेप है। कुछ अच्छा स्टेप अगर गवर्नमेंट ले रही है तो इसे सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत कुछ है जिसे सुधार होनी चाहिए। बिल्कुल। नीतू जी, आप क्या बखूबी यूसीसी का मतलब समझते हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि इससे कोई फायदा या कोई नुकसान होने वाला है? जरूर फायदा होने वाला है। नुकसान का मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जब सबको एक समान दर्जा मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, कुल मिलाकर यूसीसी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो इस भ्रांति को फैलाने का काम कर रहा है कि यूसीसी सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचाएगा। और मुझे लगता है यूसीसी को लेकर थोड़ा सा और जागरूकता की जरूरत है, या पढ़ने की जरूरत है, यूसीसी को समझने की जरूरत है, जिससे किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है जी, इस प्रकार की बातों को वो फाइलों में बनावें और बना के कानून धर दें। जिस प्रकार एटम बम इंदिरा जी ने बनाया और अटल बिहारी जी ने फोड़ा था, उस प्रकार जिसको लागू करना होगा करेगा। वर्तमान समय मणिपुर अशांत है, बंगाल अशांत है, बिहार अशांत है, आपका महाराष्ट्र में भी शांति नहीं है, सीमाओं पर भी शांति नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन यूसीसी को जिस तरीके से राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, क्या ये सही है? यूसीसी से कोई साइड इफेक्ट है? यूसीसी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर आप ज्यादा इसके करेंगे तो हिंसा हो सकती है। चलिए, यूसीसी के विरोध में हिंसा हो सकती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। प्रेम अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? नमस्कार मैम।
नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, यूसीसी में 80% भारतवासी नहीं समझते यूसीसी क्या है। गवर्नमेंट ने आज तक समझाने की चेष्टा ही नहीं की है। आप एक एंकर हैं, आप भी स्पष्ट नहीं बता पाएंगी। मैं एक सिटीजन हूँ, मैं भी स्पष्ट नहीं बोल सकूंगा। नहीं, मैंने बखूबी इसको डिस्क्राइब किया है। प्रेम जी, अगर आपने टीवी खोलकर देखा होगा शुरुआत में के न्यूज, और मैं बार बार बीच में बता रही हूँ कि यूसीसी क्या है और इसको लागू करने से क्या कुछ इसके नुकसान या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है यूसीसी से। नहीं होगा मैम, मैं मानता हूँ, लेकिन हर 20 किलोमीटर पर हमारे हिंदुस्तान में भाषा अलग है, पहनावा अलग है, धर्म अलग है। उसको कैसे संभालेगी गवर्नमेंट? आज आप बोलिए, हिंदू मुर्दे को जलाता है, मुसलमान दफन करते हैं, ईसाई छत पे फेंकते हैं। प्रेम जी, तो ये कैसे सुलझ करेगी? यूसीसी आपको किसी भी धर्म को मनाने या नहीं मनाने की रोक टोक नहीं लगा रहा है, या कुछ भी पहनने या पहनावे को लेकर आपको रोक टोक नहीं लगाई जा रही है। यह सिर्फ आपको वो अधिकार दिलाएगा जो भारत का नागरिक होते हुए आपके पास होना चाहिए। क्या आपत्ति है? नहीं, भारत के नागरिक तो हर कोई है, कोई भी है, जो भी है, वो हर भारत का नागरिक है। कल ना गवर्नमेंट कह देगी कि आपको ये ऐसे करना है, तो वो सबके लिए लागू हो गया। उसका मतलब यही समझने की चेष्टा है कि पब्लिक को समझाया जाए। बिल्कुल ठीक बात। आपकी इस बात से सहमत हैं कि अभी लोगों को ये पता नहीं है कि यूसीसी क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति को पता हो कि यूसीसी क्या है। लेकिन यूसीसी अभी आया नहीं है और हंगामा शुरू हो गया है, राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि इससे कोई आपत्ति नहीं है, यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो ये इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इससे कोई नुकसान नहीं है। बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ये आपको किसी भी धर्म को मानने या नहीं मानने की कोई रोक टोक नहीं लगा रहा। आप चाहे तो हिंदू धर्म के तरीके से शादी करें, चाहे मुस्लिम तरीके से, यूसीसी बस आपको वो अधिकार दिलाएगा जो भारत का नागरिक होते हुए आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं अलग अलग तरीके से यूसीसी को ले रहे हैं। कहीं किसी चीज का हवाला दिया जा रहा है, कहीं सामाजिक ताने बाने में इसका इफेक्ट होगा। अलग अलग से लोगों को बरगलाने की एक कोशिश की जा रही है। हमारे साथ है प्रमिला मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, अधिवक्ता हाई कोर्ट की हैं। प्रमिला मिश्रा जी, आपका रुख करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे यूसीसी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। आप बखूबी समझती होंगी यूसीसी अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है किस तरीके से ये होगा। आपसे इसका थोड़ा सा, क्योंकि आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, तो थोड़ा जानना चाहेंगे, इम्प्लीमेंट होता है तो क्या कुछ किस तरीके से होगा? सबसे पहले आप सबको भी सावन के पहले शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको भी। और आचार्य जी को प्रणाम। और रही बात यूसीसी की, तो ये समान नागरिक कानून जो है ये सबके लिए लागू होना चाहिए। ये बात भी सही है, जैसा कि मौलाना जी ने अभी कहा कि इनको आपत्ति है और औरों को आपत्ति है। तो जैसे ये अपने लिए लेके आए हैं, वैसे जो अलग अलग धर्म गुरु थे उनका भी आपत्ति प्रमाण पत्र लेके आना चाहिए था इनको। पहली बात तो जो इन लोगों ने वहां पे दे दिया, अपना एक बारकोड दे दिया, उसके बाद में उसका वायरल कर दिया, वो सब समाज में एक तरह से अव्यवस्था फैलाने की बात है, वो आप मत करिए। आप देश में रह रहे हैं, देश का खा रहे हैं, देश का कानून पालन करने के लिए आप बाध्य हैं। सच बात तो यही है, पर आप उस बात के लिए मानने को तैयार नहीं, वो गलत है आपका। आपका धर्म भी ये नहीं कहता है कि आप जाके जहां रहे वहां पे दंगा फसाद करिए। बिल्कुल, हम आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, ये जो इन्होंने आपत्ति जताई है उनको कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यही कानून आज से लागू नहीं हो रहा था, ये कांग्रेस सबसे पहले लेके आई थी। आज आपने कहा कि बीजेपी का हमारे पास कोई प्रवक्ता नहीं है, तो उससे हम पूछते, ये सबसे पहले शुरुआत की थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। दूसरी बात, अभी विवेक ने बताया जैसा कि 1667 के आसपास से पुर्तगाली कानून आपका गोवा में लागू है। तो जो पुर्तगाली कानून गोवा में लागू है, वहां पे यही जो आज विरोध करने को तैयार बैठे, जो लीगली सामने आ चुके हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। ये वहां से 16 से आज तक की सन 2023 आ गया, आज तक इनको उसकी कमियां और खूबियां कुछ नजर नहीं आई थी क्या? इन्होंने वहां जाके क्यों विरोध नहीं किया? दूसरी बात, आप सिक्किम जला, मणिपुर जला, फला जला, डिमाका जला, जलने दीजिए। कोई भी क्रांति तभी हुई है जब सब कुछ जला है। और आप उस सीट को अगर व्यक्तिगत और अपने उस पे ना लें, अपना निजी स्वार्थ ना देखें, तो कोई भी इसमें गलत नहीं है, जो है वो बिल्कुल सही है। ये बात जरूर है कि कुछ इसमें अभी बदलाव करने पड़ेंगे, जिसका आप संसद में जाके लोगों से संपर्क कर सकते हैं, लोगों की राय ले सकते हैं, जो आपके समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल,
उनसे भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 75 साल में अगर आप बराबर नहीं आए तो आप कभी बराबर नहीं आएंगे। आपके लिए आरक्षण सब तरफ से आप सक्षम है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके घर में है, लाखों की आपके पास पेंशन आ रही, लाखों की इनकम आ रही, और फिर भी आपको आरक्षण मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ भाई? बिल्कुल। क्या अगर जब से देश आजाद हुआ तब उससे पहले क्या जनरल वर्ग है उसने नहीं झेला है? क्या झेला? सबने बराबर है ना। अगर हम उस हाल में सरवाइव कर रहे हैं, आपको 75 साल का मौका दिया है, तो आप सबको बराबर आने में दिक्कत क्या हो रही है? सब बराबर है, सबके लिए कानून बराबर है। अब ना एससी है कोई, ना एसटी है, ना कोई मध्यम वर्ग है, ना कोई आरक्षण वर्ग का नहीं है। ठीक बात है। हमारे साथ एक दर्शक हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं, चर्चा का रुख करते हैं। डीसी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। डीसी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। कहना है कि यूसीसी होनी चाहिए, एक देश एक कानून। यूसीसी होना चाहिए और इससे कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं है। यूसीसी के बारे में आप बखूबी जानते हैं, यूसीसी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? यूसीसी का फुल फॉर्म तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन यूसीसी एक देश एक कानून जो बता रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, होना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है। चलिए, शुक्रिया। ये बात सच है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। ये बात सच है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अभी भी मुझे लगता है 50% लोग ऐसे हैं जिनको यूसीसी नहीं पता है कि यूसीसी क्या है और इसके मायने क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर हम दर्शकों का जिक्र करें तो वो भी जुड़ रहे हैं, उनकी भी बात से ऐसा लग रहा है कि यूसीसी का मतलब उन्हें भी बखूबी पता नहीं है। लेकिन यूसीसी को समझना होगा, क्योंकि यूसीसी से कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। आपका रुख करेंगे हमारे साथ, इसके बाद विवेक पांडे जी आपका रुख करेंगे। अली आरिफ जी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं मुस्लिम लीग से हमारे साथ। अगर देखा जाए इस मामले को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो लोग खिलाफ हैं इसके, अगर खासतौर पर, हालांकि आप कह रहे हैं विशेष करके कि एक वर्ग नहीं है, हर एक वर्ग को आपत्ति है, लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो इसलिए इसके खिलाफ ज़्यादातर मुस्लिम धड़े हैं और ये लोग शरिया कानून की वकालत करते हैं और शायद इसलिए भी इस तरीके की आपत्तियां और ऐसे शब्द सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसकी खिलाफत करनी चाहिए और एक समान के दायरे में आने में कोई आपत्ति होनी चाहिए। अगर 99% आप सरकार का मानने को तैयार हैं और 1% हमारा हो, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला है और इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो हम राष्ट्र हित में सोच सकते हैं। यूसीसी कैसे सामाजिक ताने बाने को अलग करेगा? आपसे मेरा सवाल है। किससे पूछनी है मैम? अली आरिफ जी आपसे। अच्छा जी मैम, माफ करिएगा, मैं समझा कि हम मान जी से पूछ रहे हैं। जी, और अभी प्रमिला जी को भी आपने बखूबी सुना होगा। जी जी जी। एक देश एक विधान का नारे की हद तक तो बहुत अच्छा है जी, बहुत प्यारा नारा है, लेकिन जमीनी हकीकत ग्राउंड रियलिटी से बहुत कोसों दूर है ये। बड़े प्यार से लोग कहते हैं साहब जब एक कानून हो जाएगा तो हमारा देश मजबूत हो जाएगा है? बिल्कुल, और यूनिटी पड़ जाएगी वगैरह वगैरह। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, और जो लोग देख रहे हैं हमको उनके लिए भी, अमेरिका जैसा देश इसमें 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट्स हो गया और 50 स्टेट का संविधान अलग है। छोटे मोटे मामला तो जाने दिए, दूर कर दिया, हटाइए। 50 स्टेट का संविधान अलग है, तो क्या अमेरिका कमजोर हो गया या कमजोर है? दूसरी चीज ये बहुत ही लाउडली मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत ही क्लियर कर कहना चाहूंगा कि प्लीज फॉर द सेक ऑफ कंट्री ये गलतफहमियां जहन से निकालने की तकलीफ के लिए मैं अपने महानदियों तो आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर मामले में इस्लाम और मुसलमान को सामने लाने की जो प्रवृत्ति, जो मिजाज, जो जहन बन गया है, ये बहुत घातक है देश के लिए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि 370 इज इक्वल टू 371, इसका 371 का जिक्र क्यों नहीं होता? भाई ना 11 स्टेट में 371 लागू है, जिसके तहत स्पेशल प्रोविजन उनको दिया गया है
और अभी 15 दल की संसदीय बैठक हुई जिसमें बीजेपी के जो नुमाइंदगी कर रहे थे मिस्टर सुशील मोदी जी, उनके हाथ पैर फूल गए। क्यों फूल गए भाई? 371 पे क्यों नहीं पास किया आपने? है हिम्मत उसको टच करने की? उसको टच करने की हिम्मत है? 370 तो समझा दीजिए लोगों को, है क्या? बिल्कुल, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी मैं एक थोड़ा सा प्लीज, अभी मैं हाईकोर्ट की वकीला थी मोहतरमा, हैरत होती है और ताज्जुब भी होता है, हाईकोर्ट के वकील होकर के हकायक और दलाइल की बुनियाद पर विद लीगल आर्गुमेंट्स की बुनियाद पर बात करिए तो बड़ा अच्छा लगता है, ताकि आवाम को समझ में तो आए कम से कम। अभी कुछ दिन की बात है, एनआरसी और सीए का हाल देखा आपने? क्या असर हुआ उसका? उसके प्रोटेस्ट में विदिन यूपी कम से कम 200 मुसलमान नौजवान शहीद हुए हैं, तमाम लोगों के घर तोड़ दिए गए, दुकानें बंद कर दी गई। दिल्ली का हाल देखा आपने क्या हुआ? इससे यूसीसी का क्या लेना देना? एक जस्ट मीट है मैडम, नीयतें अगर साफ होंगी तो हर मसले का हल है। बिल्कुल, आप एक्सप्लेन करिएगा, मैं दर्शकों की राय साझा कर लेती हूँ, इसके बाद आपके पास वापस लौटते हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, मोहम्मद रवि जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मोहम्मद रजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है मोहम्मद जी से संपर्क टूट गया है। दुल्ली पंडित कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैं दुल्ली पंडित बोल रहा हूँ, गलुआपुर कानपुर देहात से। मैं यूसीसी पर सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि एक भ्रम इस तरह का फैला रहे हैं, राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक लोग भ्रम ठीक उसी तरह भ्रम फैला रहे हैं जिस तरह से कोरोना काल में आए हुए हमारे बूस्टर डोज से लगा के और टीकाकरण तक के ये वही नेता लोग हैं, ये वही नेता हैं जो बड़े नेता भी हैं, छोटे नेता भी हैं और मेन नेता भी हैं, वही हैं जो मुसलमानों से कहते थे कि इसमें जो है जानवर की चर्बी मिली हुई है और हिंदू भाइयों से कहते थे कि इसमें गाय की चर्बी मिली हुई है। ऐसे भ्रम फैलाने वाले नेताओं ने जब खुद अपना स्नान करने जा रहे थे तो अपना बूस्टर डोज लगवा के जा रहे थे, वो कौन से नेता थे? बिल्कुल, दुल्ली पंडित जी, आप यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं? ठीक है, राजनीतिकरण हो रहा है, ये होता ही है और ये सदियों से चला आ रहा है, तो ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। आप यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं? यूसीसी होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक वो होना चाहिए, मेरा मत ये है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, सरकार को जो ये राय दे रहा है यूसीसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो वह व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। इस देश में जाति और सांप्रदायिक झगड़ा करा देना चाहता है, क्योंकि जहाँ यूसीसी आपने लागू किया तो आरक्षण को समाप्त करने की मांग बड़े पैमाने पर उठेगी और उस समय आप कर नहीं पाएंगे, असमंजस की स्थिति में होंगे, क्योंकि आप बैकवर्ड समर्थक हैं, कोई एसटी समर्थक है, कोई एसटी। इस देश के नागरिकों का समर्थन एक भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यूसीसी को जो बखूबी पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो वो शायद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कहाँ पर सांप्रदायिकता बनती हुई हिंसात्मक एक वो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं कोई इस बात ये ऐसे डिस्क्राइब करने का मतलब बस यही है कि यूसीसी को लोग बखूबी समझें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अली आरिफ जी, आपका रुख करेंगे, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जी मैं जी एक चीज और बताता चलूंगा आपको जी, खास तौर से अवाम को। आफ्टर पार्टीशन जो हमारा देश आजाद हुआ है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शेयर करते हैं, चेयरपर्सन है वो, यूसीसी के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू और उनकी टीम ने एक प्रपोजल रखा कि साहब यूसीसी लाया जाए। सर्वसम्मति से ये पास हुआ कि अभी माइनॉरिटीज मीन्स मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, इनको अभी टच ना किया जाए, पहले हिंदू कम्युनिटी में यूसीसी को अप्लाई करके देखा जाए। ये रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड ये है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर काम करना शुरू किया और एक हद तक आए वो, तो हमारे हिंदू समाज के तमाम ठेकेदारों ने बाकायदा उन पर ये इल्जाम लगाया कि हजारों साल से जो बदला लेना चाह रहे हैं भीमराव अंबेडकर और उस वक्त के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने बाकायदा यह काम रिकॉर्ड है ये कि अगर मेरे सामने बिल आया तो मैं बिल पर साइन करने से इनकार कर दूंगा। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। कहाँ हैं हम लोग? भाई लाइए कोई ड्राफ्ट तो लेके आइए सामने। लाइए आज तक आप ड्राफ्ट 70 सालों 75 सालों से आज तक आप कोई ड्राफ्ट नहीं पेश कर पाए। कुछ तो लेके आए कि भाई क्या चाह रहे हो आप करना। ठीक है, ये मांग जायज है, ये मांग जायज है आपकी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन अभी भी कई उसमें देखा होगा धर्मों में, हम किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि उन्हें उनका हक मिले? क्या बात की आपने। I agree. Just a minute, please. इसी पर 1 मिनट हमको बोल रहे हैं जी बिल्कुल। आते हैं आपके पास। राजीव जी भोपाल से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी पहले राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका राजीव जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राजीव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात को रख सकते हैं। यूसीसी पर आप क्या सोचते हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। जी आपके पास वापस लौटेंगे, थोड़ा कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें। आगे रुक करते हैं विवेक पांडे जी का। जी मैम जी, बहुत प्यारी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया महिलाओं के अधिकार का। जी आप भी महिला हैं? बिल्कुल। क्या हमारे वहाँ ग्राउंड रियलिटी ये है कि महिलाओं को अधिकार है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो मंदिर में जाके गर्भगृह में पूजा नहीं कर सकता है। आफ्टर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबरीवाला मंदिर के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि महिलाओं को पूजा करने की। क्या आज तक वो लागू हो पाया? कहाँ है आप? किस बात का महिलाओं का अधिकार है? जाइए पूजा करके दिखाइए। सबरीवाला ही नहीं उसे। चलिए, इस बात का जवाब मैं प्रमिला जी से ले लेती हूँ। प्रमिला जी, इस बात का जवाब दीजिए। ये सबरीवाला केस को हम यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं? अभी तो बात यूसीसी की होती है ना, हम उसकी बात करें। एक मुद्दे बहुत में दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो परिस्थितियां हैं अभी, हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, जो हालात हैं, मुझे लगता है अली आरिफ जी, स्थितियों में सबसे पहले 1 मिनट मैडम, सबसे पहले हमने ये बात कही कि उसमें भी अभी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। ये हमने नहीं कहा था कि पूरी एज इट इज लागू होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इनको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उससे इफेक्टेड है, इसलिए इन्होंने आपत्ति की। इनके यहाँ खुद लोग समर्थन में नहीं है इनके अभी, और ज्यादा लोगों को अभी पता ही नहीं है कि यूसीसी है क्या वास्तव में। ये बात भी सही है कि उसमें भी थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। एज इट इज लागू करने में देश हित नहीं हो सकता किसी कीमत पे, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पर यह है कि खुल के कोई नहीं आया है, सिर्फ इन्होंने ही उसका रास्ता अपनाया है, इसलिए इनको कहा जा रहा है। यही सबसे पहले हमने इनसे कहा कि जब आए ही थे पूरी तैयारी से आना चाहिए था। जो और धर्मगुरु थे उनको भी साथ में लेके आना चाहिए था। क्या आपत्तियां सबके साथ में होती? तो जब एक बात 10 लोग कहते हैं तो उस बात पे आदमी अमल करने के लिए। विवेक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। विवेक पांडे जी, आखिर यूसीसी को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? देखिए, यूसीसी को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा रहा है। मेरा बहुत देखा जा रहा है, तभी अनर्गल चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। नहीं, बात देखिए, अगर बात होगी तो चर्चा होगी तो उस पर कहीं ना कहीं बात तो खुल करके सामने आनी आनी। लेकिन मेरा कहना है कि सबसे पहले आवश्यकता है कि जो संविधान, जिस संविधान का हवाला देके आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, जिस संविधान को लेकर के आप इसको आधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस संविधान में ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो कि यूसीसी के विरोध में दिखाई देती हैं। वही SC ST के लिए अलग प्रावधान है, NT ST OBC के लिए अलग प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि आप यूसीसी के लिए पहले ड्राफ्ट तो पेश करिए कि उसमें आप चर्चा कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, यूसीसी का विरोध बिल्कुल अभी ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया, आपत्ति फिर भी हो रही है, और आपत्ति हो रही है तो ये काम है, ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को लेकर चर्चा की जाए। आपके पास वापस लौटेंगे विवेक जी। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, खान साहब जी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैं शमशाद खान गलुआपुर कानपुर देहात से बोल रहा हूँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी बहस चलती रहती है यूसीसी पे, आज बहस छिड़ गई है। कई दिनों से देख रहा हूँ यूसीसी पे बहस छिड़ रही है। ऐसे सीए पे पिछले पूर्व में बहस छिड़ने के बाद रोड जाम हुए, सैकड़ों लोग उसमें मारे भी गए, दंगे हुए। क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर कोई कानून बनता है तो ठीक 12 बजे रात को जैसे नोटबंदी का हुआ था उसी तरह होना, फिर बाद में ऐसा कुछ नहीं होता है। रही बात आगे की यूसीसी की, अब यूसीसी आने से ना आने से क्या दिल्ली का
जो जल भरा हुआ ये खत्म हो जाएगा। आज दिल्ली के अंदर ऐसी महामारी मची हुई है, एक गेट अरविंद केजरीवाल जी खोल पाए हैं आज। तो इन चीजों की बजाय अगर देश में इन चीजों पे बहस होना चाहिए तो मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ। बिल्कुल, ऐसी चीज़ों को जो हर जगह के हालात हैं, हालांकि के न्यूज़ उस पर लगातार चर्चा करता है, लेकिन यूसीसी को लेकर जिस तरीके से आपत्तियां और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचेगी और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, तो एक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज़ को उठाकर इस पर चर्चा की जाए। और वाकई इस चर्चा का उद्देश्य बस यही है कि यूसीसी को लेकर इस तरीके की बहसबाजी आखिर क्यों। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। श्रीराज, अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम जी, नमस्कार। मैं कह रहा था जब तक कोई कानून लोगों की समझ में नहीं आएगा तो उसे स्वीकार करने में बड़ी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये बात तो सही है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर यूसीसी को पहले इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात है, अभी उसके लिए बहुत सारी रायशुमारी बाकी है, बहुत सारा अभी ड्राफ्ट भी बनकर तैयार नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है। लेकिन यूसीसी को लेकर जिस तरीके से हंगामा है या विरोध है ये कहा जाए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अभी भी 50% लोग ऐसे हैं जो यूसीसी को समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे कि यूसीसी आखिर है क्या। इसी बात को विवेक जी आपके पास वापस लौटेंगे, अपनी बात को पूरा कर लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले इसका ड्राफ्ट पेश किया जाए, इस पर सदन में चर्चा हो जाए, लोगों की आपत्तियां क्या है वो सामने आ जाए, उसके बाद इसको संवैधानिक प्रारूप में किस तरीके से लागू किया जाएगा उस पर खुल करके एक बात और एक बहुत बड़ा मसला सामने है, जिसको कि जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक इस पर बात करना मतलब निरर्थक जैसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे जितनी आपत्तियां आई हैं, देखिए ये आपत्तियां सब कंफ्यूजियस माइंड वाली लग रही हैं। यहाँ पे कोई भी सार्थक एक आपत्ति नहीं आई अभी तक ऐसा जिसको लेकर के हम ये कह सके कि इस पे इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन विषय की बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 6 लाख ओबीसी बच्चों के मुझे लगता है स्कॉलरशिप को सरकार द्वारा रोका गया है। जब यूसीसी की बात होगी तो स्कॉलरशिप से लेकर के आरक्षण तक हर विषय जो कि इस भारत में आजादी के बाद का ज्वलंत विषय रहा है वो सब इस दायरे में आएंगे। तो इन सब से निपटने के लिए सरकार क्या स्थिति लेकर के आएगी उससे पहले चर्चा करना आवश्यक है। मुझे लगता है कि जिस स्थिति में आज हम हैं, जिस देश में 80 करोड़ भारतीय गरीब बता करके जिनको राशन दिया जा रहा है 5 किलो, उनको आप यूसीसी के दायरे में समान नागरिक संहिता के आधार पर किस आधार पर उनको तवज्जो देंगे, मुझे ये पहले स्पष्ट करना आवश्यक है। मतलब मुझे ये समझना है कि इनको कैसे आप लेके आएंगे इस दायरे में। जिस देश में दर्शनों के लिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए वीआईपी और वीवीआईपी शुल्क देने पड़ते हैं, वहां आप यूसीसी की बात करते हैं। मंचों से खड़े होकर प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति बताकर वोट मांगते हैं, वहां आप यूसीसी कैसे लागू करेंगे, जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए। यहाँ कोई अगर हो तो मुझे मतलब मेरे अंदर जो सवाल है मेरा वो मूल सवाल यही है कि जिस देश में प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, वहां आप समान भावना, समान नागरिक संहिता, समान उद्देश्य कैसे आप लागू करेंगे, जरा इसको स्पष्ट कर दें। जाति की राजनीति तो हर एक राजनीतिक वर्ग के लिए है और मुझे लगता है हर एक राजनीतिक पार्टी यही करती है। सबका अपना झंडा अलग है, सबके अपने पोशाक अलग हैं, वेशभूषा अलग है, उसी आधार पर देखा जाए तो वोट मांगते हैं। ऐसा है, इस चीज को मानते हैं विवेक जी? लेकिन जब आप समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जिसको आप 4 दिन पहले भ्रष्टाचारी बोलते हैं, 4 दिन बाद उसी को जिसकी ईडी जांच कर रही है भाई 750 करोड़ 7,000 करोड़ के घोटाले की, उसको आप सरकार में शामिल करते हैं, तो यूसीसी आप निष्पक्षता से कैसे लागू करेंगे? सरकार बनाने के लिए 6 राज्यों में इनकी बहुमत की सरकार थी भाजपा की, और 10 राज्यों में इन्होंने जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। तो जो भाजपा लोकतंत्र के मूल नियमों की, मूल आत्मा के नियमों का मुझे लगता है उद्देश्य नहीं मानती है, वो कैसे यूसीसी की बात कर सकती है, मुझे इस पे संदेह है। ठीक है, हमारे साथ महामंडलेश्वर जी भी बैठे हुए हैं, रुक कर लेते हैं महामंडलेश्वर जी का। महंत जी आपका रुक करेंगे। अगर देखा जाए धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ कैसे है यूसीसी? क्या आपको लगता है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है? क्योंकि इस कानून का मतलब किसी धर्म से मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना होगा। इसमें धर्म का कोई लेना देना है ही नहीं है। सब धर्म को मानना अलग बात है और कानून को मानना अलग बात है जी। धर्म, भोजन सभी को चाहिए जी। भोजन कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी, दवा सबको चाहिए और उसी अस्पताल में चाहिए। सब एक ही अस्पताल में दवा कराते हैं, सब एक ही अस्पताल में
इंजेक्शन लेते हैं। और अभी जब ये कोरोना काल आया था तो उसी अस्पताल में सब जाकर के वो लगवा रहे थे टीके। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें धर्म को मानना अलग बात है। कोई किसी धर्म का अनुयायी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कानून अलग नहीं होना चाहिए। कानून कैसे अलग होगा? बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं, ये जो लोग अभी अभी बात कर रहे हैं, जिस विषय पर आए उस विषय पर तो कोई बात होती नहीं, दूसरे विषय की बात करते हैं। दूसरी बात जो अभी पांडे जी कह रहे थे कि मोदी जी जात के ऊपर वो करते हैं। चलिए, आप कुल मिलाकर इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं आपका भी अली आरिफ जी। देखा जाए तो सामाजिक ताने बाने में किस तरीके से इसका असर देखने को मिलेगा, और जहां जहां पर गोवा समेत जहां पर ये यूसीसी लागू है तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर इस्लाम खतरे में है। किस तरीके से इसे कहा जा रहा है कि इसका सामाजिक ताने बाने में कोई असर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम शब्दों में आप बता दीजिए। अनम्यूट करिएगा। मसला यही है वैसे कि सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को दिखा के पोलराइज किया जाता है गैर मुस्लिम। चलिए, आप ओवरऑल ले लीजिए। मेन मतलब है ओवरऑल कह रहा हूँ मैं, ये कहीं से कहीं तक सिर्फ और सिर्फ ये मामला मुसलमानों का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है, पूरे देश का मसला है। और अगर नहीं है तो आप बता दीजिए कि अगर सिख भाइयों की इजाजत मिल गई आपको, तहबीज की इजाजत मिल गई आपको, ईसाइयों की इजाजत मिल गई आपको, एक बहुत बड़ा चक्का हमारा 12-13 करोड़। चलिए, आपके पास वापस लौटते हैं, वापस से रुक करेंगे। हमारे साथ कुंवर बासिक अली जी हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। कुंवर बासिक अली जी, यूसीसी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि यूसीसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि सामाजिक ताने बाने में इसका असर देखने को मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, क्या आप कहेंगे? मुझे लगता है कि जो देश के कानून को मजबूत करने के लिए और जो आपस में कहीं ना कहीं चीजें अलग करती हैं, ऐसे मसलों को एक करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक धार्मिक आजादी की बात है तो ना कोई नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहा है, ना पूजा करने के लिए मना कर रहा है, ना कोई गुरुद्वारे में जाने के लिए मना कर रहा है। तो धार्मिक अनुष्ठान तो उसी तरीके से होंगे जिस तरह से होते हैं। लेकिन जहाँ तक मसला होता है शादी का और जो अपनी परंपराएं हैं, इनका धर्म से वास्ता कम है और केवल धर्म के नाम पर रखी गई है, उन पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए भी लोकतांत्रिक तरीके से सभी धर्म गुरुओं से, सभी धर्मों के लोगों से राय मांगी गई है, लोगों ने राय अपनी दी भी है। और मुझे लगता है कि जब सब लोगों की राय मिलेगी और सबका एक ऐसा कानून जो सबका सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर चलेगा, तो अमृत काल के अंदर ये एक अच्छा निर्णय होगा और इसका सभी लोग स्वागत भी करेंगे। और जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, लगातार तरह तरह की चर्चा, बिल्कुल शरीयत का हवाला दिया जाता है। हालांकि बार बार हमारे साथ जो बैठे हुए हैं अली आरिफ जी, मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम को ही टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर जहां से विरोध के स्वर उठेंगे उसी का हम जिक्र करेंगे। इस्लाम कैसे खतरे में पड़ जाएगा अगर यूसीसी लागू हो जाता है? तो मुझे लगता है अभी खतरे की बात तो कहीं है ही नहीं। अभी तो कानून के बनाने के लिए राय मांगी गई है, सब लोगों को राय देनी चाहिए। और जहां तक बात है इसमें महिलाओं के अधिकारों की, माओ बहनों के अधिकारों के लिए ज्यादा काम होगा, उनको ताकत मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा। और जहां तक धर्म की, नमाज की या रोजों की बात है या हमारे और काम है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना कोई दाढ़ी रखने के लिए, ना टोपी लगाने के लिए, ना मस्जिद जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए कोई कानून ऐसा नहीं आएगा कि उससे किसी को नुकसान हो। लेकिन जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं उनको अभी ड्राफ्ट आने तक कम से कम अपनी राय देने तक ही सीमित रहना चाहिए।
थोड़ा सा अफवाहें इंतजार उड़ाकर करना वो- होगा, क्योंकि अब इसे यूसीसी को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और मुझे लगता है यूसीसी को थोड़ा सा समझाने की भी जरूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम बातों का जिक्र करने के लिए, ये स्थिति स्पष्ट करने के लिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। यूसीसी से किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है, एक समानता देखने को मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता यूसीसी से कोई आपत्ति होने वाली है और इसे एक शरीयत का हवाला देकर एक बरगलाने की और इस तरीके का माहौल बनाना बंद किया जाए। वो चाहे किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष हो, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।